सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। सभी विद्यार्थी तेजी से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे और सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उनकी तैयारी अंतिम रूप प्राप्त कर सके और एक बार तेजी से पूरे कोर्स का दोहराव हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए विक्रमादित्य आईएएस के मंच से आईएएस के लिए और पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक क्रैश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हम लोग जीएस के लगभग सभी विषयों का त्वरित पुनरावलोकन किया जाएगा इस क्रैश कोर्स के तहत, और कोशिश यही रहेगी कि एक बार एक त्वरित पुनरावलोकन तेजी से पूरे कोर्स को दोहरा दिया जाए और इसी के दौरान कुछ विशेष तथ्य भी आपको बताया जाए ताकि आपके पास जब आप एग्जाम में बैठें तो किसी भी चीज की या किसी भी तथ्य का या कॉन्सेप्ट का बहुत हद तक कमी न रहे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि चाहे तैयारी कितनी भी अच्छी हो, रिवीजन का महत्व बहुत ज्यादा होता है और इसी रिवीजन को अंतिम स्वरूप देने के लिए इस क्रैश कोर्स को प्रारंभ किया गया है। इसीलिए आप लोग इसको पूरे ध्यान से समझें और अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न भी पूछना है, समझना है, कोई तथ्य बाकी रह जाता है, हालांकि अब इस लेक्चर को एक सीमित समय में देना रहता है इसलिए थोड़ी सा कुछ चीजें छूट भी जाती हैं जो स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछें। क्रैश कोर्स के तहत आज जिस विषय को हम लोग पढ़ेंगे वह है साइंस विज्ञान। साइंस और साइंस टेक अब कर दिया गया है, लेकिन साइंस टेक जनरली मेंस में आता है, हालांकि यूपीएससी में वो प्री में भी देता है। मेरी कोशिश रहेगी कि साइंस टेक को भी लिया जाए, लेकिन मूल रूप से हम लोग अभी साइंस की ओर जाएंगे, यानी विज्ञान की ओर ही जाएंगे। विज्ञान के तहत हम लोग भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ते हैं। तो विज्ञान के तहत आज हम लोग फिजिक्स देखेंगे, भौतिक विज्ञान देखेंगे। भौतिक विज्ञान से प्रश्न आते हैं। किसी के इस कहने पे आप लोग कभी मत जाया करिए कि फला सब्जेक्ट से कोई प्रश्न ही नहीं आता है इसलिए आप उसको हल्के में ले लें। ये बिल्कुल गलत बात है कि जहां से प्रश्न नहीं आता है उसको आप छोड़ दें, उसको आप हल्के में लें, क्योंकि आयोग ने कहीं भी आपको यह नहीं बताया है कि मैं इससे प्रश्न पूछूंगा, इससे प्रश्न नहीं पूछूंगा। हो सकता है इस बार प्रश्न नहीं आया है, 1 साल नहीं प्रश्न आया, 2 साल नहीं प्रश्न आया, 3 साल नहीं प्रश्न आया, चौथे साल वहां से बहुत ढेर सारे प्रश्न आ सकते हैं और हो सकता है कि थोड़ी सी चूक आपको जीवन भर के पछतावे का कारण बन जाए। इसलिए किसी के कहने पे मत जाइए। मैंने हर जगह लेक्चर सुना है, कोई टीचर कहते हैं, कोई यूट्यूब लेक्चर देते हैं, बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे लोग अपने क्लासरूम में भी ये बताते हैं कि इतना पढ़ना चाहिए, उतना पढ़ना चाहिए। सिलेबस में जो है वो सब पढ़ना है, उसके प्रति खासकर प्रारंभिक परीक्षा में कोई रियायत नहीं है। इसलिए किसी चीज को आप हल्के में मत लीजिए, हर चीज के प्रति आप सतर्क रहिए, पूरी तैयारी करिए और उसी क्रम में एक त्वरित पुनरावलोकन, त्वरित दोहराव क्रैश कोर्स के तहत हम लोग लेने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे साइंस। साइंस में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। फिजिक्स जनरली मैकेनिक्स से ही प्रारंभ हो जाता है, हालांकि मापन से शुरू होता है, मेजरमेंट से, लेकिन मूल रूप से मैकेनिक्स से शुरू होता है। और सबसे पहले इसमें जो लिया जाता है वह है गति यानी मोशन। क्या होता है, अगर कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपनी गति को बार बार बदलती है, अपनी स्थिति को बार बार बदलती है, तो माना जाता है कि वह गति अवस्था में है। किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपने स्थिति को बार बार परिवर्तित करता रहता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में। यानी कि जो गति की अवस्था है या स्थिरता की अवस्था है वो सापेक्ष है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु निरपेक्ष नहीं है।
ब्रह्म यानी ईश्वर को निरपेक्ष माना गया है, समस्त वस्तु सापेक्ष है। और ये आइंस्टीन का सापेक्षता का जो सिद्धांत है, असल में रिलेटिविटी इसी को बताता है कि इस ब्रह्मांड में रहने वाला लगभग सभी वस्तु जो हैं वो सापेक्ष हैं, यानी किसी की अपेक्षा रखता है। अगर कोई छोटा है तो दूसरे के सापेक्ष जो बड़ा है उसके सापेक्ष छोटा है, अगर कोई बड़ा है तो छोटे के सापेक्ष बड़ा, कोई निरपेक्ष नहीं है। तो किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को बार बार बदलता है तो उसको कहते हैं गति। गति में 3 नियम बहुत नामी है, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गति जब पहली बार लोगों के दिमाग में आया तो गति की पहली बार जो व्याख्या की गई वैज्ञानिक ढंग से वो न्यूटन ने किया। हालांकि हमारे देश में सभी चीजों के बारे में पहले से ही ज्ञान था, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा जो विज्ञान था वो धर्म के आड़ में थोड़ी सा छिपा हुआ था, इसलिए उसको वैज्ञानिक अवधारणा नहीं माना गया। हमारा जो साइंस हमारे देश का रहा वो थोड़ी सा धर्म के आड़ में थोड़ी छिपा रहा, इसलिए वो वैज्ञानिक अवधारणा नहीं माना गया। ठीक है। और विदेशी यूरोपियों ने धर्म के चश्मे से थोड़ी हटकर अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, तो वो साइंटिफिक अवधारणा मान ली गई और पहली व्याख्या उसी को स्वीकार कर लिया गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, गति का बहुत विस्तार से नहीं जा पाऊंगा, वरना एक एक के लिए काफी घंटे लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन थोड़ी सा हम लोग 60 होंगे। मैं आपको फौरी निगाह में कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं थोड़ी सा, ताकि आपका जो ये दोहराव है वो तेजी से हो सके और आप एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सके। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन्स का के गति का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जा सके। यानी किसी वस्तु की यह प्रवृत्ति है कि वो अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। इसी प्रवृत्ति को इनर्शिया कहा गया है, जड़त्व। इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहा गया। ठीक है ना, कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में तो गति में रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़ नहीं है। जड़त्व का मतलब होता है कि अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखना। अगर आप गति में है तो गति में रहेंगे, स्थिर है तो स्थिर रहेंगे। दिस इज ये प्रवृत्ति ही बनाए रखना जड़त्व कहलाता है, और इसी का लॉ ऑफ इनर्शिया, यही लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम। कई बार पूछा गया है कि न्यूटन का कौन सा नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। एक प्रश्न आता है कि कोई अगर अचानक से बस में बैठा हुआ सवार अगर अचानक से बस रुक जाता है तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? बस उसका कारण है कि नीचे की बॉडी तो बस के संपर्क में है, वो गति में है, ऊपर की बॉडी भी उसी के साथ गति में है, लेकिन जैसे ही बस को ब्रेक मारा गया तो नीचे की बॉडी जो संपर्क में थी वो तो तत्काल रुक गई, लेकिन ऊपर की बॉडी तो डायरेक्ट गति संपर्क में है नहीं बस के, लेकिन वो गति की अवस्था में है और वो गति की अवस्था को बनाए रखेगी, इसीलिए वो आगे की ओर क्या होता है, मनुष्य झुक जाता है, क्योंकि आगे वाला गति की अवस्था में रहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो अपने आगे वाला अपनी प्रवृत्ति को बनाए रख रहा है, अचानक से रोक दिया गया तो नीचे वाला भाग तो शरीर का रुक गया, ऊपर वाला भाग गति में था, इसलिए मनुष्य आगे और झुक जाता है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के द्वारा ही होता है। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम है कि जो बल होता है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है, यानी जो बल है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। ये न्यूटन्स सेकंड लॉ है। क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह बराबर m में। दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद अब आइए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
यानी किसी वस्तु पर अगर आप कोई क्रिया करते हैं तो उसी के बराबर उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है, ठीक है ना। यानी आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उतना ही बल उसके विपरीत जो है आप पर, उस वस्तु पर दोबारा लगेगा। यानी क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के विपरीत उतने ही बराबर में प्रतिक्रिया भी होती है। इसको कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होता है। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए अचानक से आप किसी चीज, पानी कुएं, बार बार प्रश्न आता है कि किस कारण से अगर अचानक से आप कुएं से पानी बाल्टी से निकाल रहे हैं और रस्सी टूट जाती है तो आदमी पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? उसका कारण क्या है कि जब आप रस्सी को, कुएं से रस्सी को खींच रहे हैं तो आप उसको बल लगा रहे हैं, तो वो भी रस्सी भी आपके ऊपर उतना बल लगा रहा है। और जैसे ही रस्सी छूटा तो चूंकि आप भी बल लगा रहे थे और वो भी अपनी ओर खींच रहा था, तो बल, उसका जो बल हो तो खत्म हो गया और आप पीछे की ओर झुक गए। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये प्रश्न बार बार आता है, किस कारण से, वो कौन सा नियम है जिसके कारण अगर रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ये तो मोशन का बात हुआ। अब आइए देखा जाए एनर्जी यानी ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा दो प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्थित के कारण, तो स्थिति के कारण या स्थिर होने के कारण उसके अंदर जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने धनुष में बाण को खींचा हुआ है, अभी चलाया नहीं है, तो जैसे उसने खींचा हुआ प्रत्यंचा पर, उस समय धनुष चढ़ा हुआ और धनुष में एनर्जी स्टोर हो चुकी है क्योंकि आपने खींचा है। तो अभी उस खींचे हुए धनुष में क्या है? जो प्रत्यंचा पर चढ़े हुए और खींचे हुए धनुष में क्या है? उसमें एनर्जी स्टोर है, तो अभी वो स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जैसे वो धनुष जो है छोड़ दिया गया, उसमें क्या आ गया? गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो स्थिति के कारण, अब एक चाबी भरी हुई घड़ी में क्या है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, क्योंकि चाबी भरी हुई घड़ी वो उसी की वजह से चल रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। अगर कोई क्रिकेटर छक्का मारता है तो गति आ गई गेंद में, तो गति के कारण क्या हो गया? उसमें गतिज ऊर्जा पैदा हो जाए। तो गति के कारण जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ v इज द वेलोसिटी, हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो mgh, pe पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा का फार्मूला जो है m मास इंटू ग्रेविटी, और जिस हाइट पर वह स्थित है mgh, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये हो गया स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। एक अगला जो थ्योरी है भौतिक विज्ञान के तहत वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न कई बार आईएएस और पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में मैंने ये देखा है कि विद्यार्थियों के मन में प्रश्नों का एक बड़ा दबाव रहता है। खासकर आईएएस में प्रश्नों का दबाव बहुत ज्यादा रहता है और एक भ्रांतिपूर्ण अवधारणा भी व्याप्त है कि बहुत कठिन प्रश्न आते हैं। कभी आप ध्यान से आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सरल तथ्य को कठिन रूप में प्रस्तुत किया गया है। आईएएस यानी संघ लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सरल तथ्य को कठिन रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी प्रश्न कठिन नहीं है, प्रश्न का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन कठिन है। इसलिए अगर आपको कोई कह रहा है कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको कुछ पढ़ना है, ये बिल्कुल, वो तो पढ़ना तो है ही,
लेकिन कॉन्सेप्ट पहले बनाना है, क्योंकि जितने भी कठिन प्रश्न बन रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं और कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। और उसी को प्रश्न को जब वहां पे क्या कहते हैं, जब सम्मिलित कर देता है कठिन शब्दों में, तो आपको लगता है अरे प्रश्न तो बहुत कठिन आ गया। प्रश्न कठिन नहीं है, प्रश्न का प्रस्तुतिकरण कठिन है आईएएस के परीक्षा में। आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है ना, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न उतने कठिन नहीं है जितना आप देख रहे हैं। प्रश्न का प्रस्तुतिकरण बहुत कठिन है। सरल तथ्य को इतने कठिन में दे देगा जैसे लगेगा ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आप थोड़ी सा अपने नर्वस सिस्टम पे अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आइए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं। ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया गया, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग देखें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है ना। यही क्या कहता है कंजर्व, यानी अगर कोई आप बोल रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं तो दैट इज एनर्जी, और वो एनर्जी बदल रही है। अगर जैसे मैं बोल रहा हूं तो हमारी ऊर्जा, जैविक ऊर्जा किस में जा रही है, ध्वनि ऊर्जा में जा रही है। ब्रह्मांड में अपने आप होता रहेगा, ये एनर्जी बदल रही है। पंखा है, पंखा को विद्युत ऊर्जा दिया गया और विद्युत ऊर्जा उसको घुमा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा किस में बदला, यांत्रिक ऊर्जा में बदला, ठीक है। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा बल्ब में प्रकाश ऊर्जा में बदला। तो ऊर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है, जो पंखे वगैरह में लगता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, जो आप यहां लगाते हैं वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा, फिर स्पीकर पे जाके वो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगा, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा। तो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, ठीक है, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल। इसके बाद डायनेमो, डायनेमो, डायनेमो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए इन चीजों को समझिए, क्योंकि याद रटने से नहीं आ पाएगा, ये समझने से। डायनेमो क्या है, ये वही डायनेमो है जो टरबाइन में लगा रहता है, और ये वही टरबाइन है जिससे विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जब चाहे वो तापीय ऊर्जा से हो, जो कोयले वगैरह से पैदा होता है, चाहे जल विद्युत हो, जैसे बांधों से जल गिराया जाता है, टरबाइन पे गिराया जाता है। टरबाइन जब घूमता है तो टरबाइन में रहने वाला डायनेमो उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इसी डायनेमो से ही बिजली की उत्पत्ति होती है। तो आपने उसको घुमाया मैकेनिकल एनर्जी से, और डायनेमो ने उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदला, विद्युत ऊर्जा में बदला। यानी डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जैसे पंखा वगैरह में लगा रहता है। आप इन चीजों को कभी मत रटिए, इनको बस समझने का प्रयत्न करिए। जिस दिन आप समझ लेंगे हमेशा का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए कुछ और आगे बढ़ा जाए और देखा जाए। नेक्स्ट है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति। अच्छा, वृत्तीय गति में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। लेकिन वृत्तीय गति में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। देखिए कोई वस्तु अगर मान लीजिए अगर 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 परमाणु के सेल्स में अगर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर गति कर रहे हैं, तो नाभिक के कारण ही वो चारों ओर घूम रहा है, उसके आकर्षण के कारण, जो उसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो नाभिक के कारण वो बंधा हुआ है।
और नाभिक में गिर भी नहीं रहा और नाभिक को छोड़ भी नहीं रहा है, दोनों हो रहा है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर बल लगता है। केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। तो वैसे भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कर रहा है? जब आप अपनी ओर खींचेंगे, क्रिया लगाएंगे तो वो अपनी ओर खींचेगा, प्रतिक्रिया लगेगा। तो अभिकेंद्रीय बल के विरुद्ध विपरीत जो बल लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स जो है नाभिक के चारों ओर गति करता है, ठीक है ना। और कहीं न कहीं सूर्य के आकर्षण बल के कारण ही सभी ग्रह नक्षत्र उसके चारों ओर गति करते हैं। ये तो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो गया। अपकेंद्रीय बल से क्या होता है? देखिए, एक बार 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 पूछता है कि जो क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, मशीन जो निकलती है, दूध से जो मक्खन निकाला जाता है या क्रीम निकाला जाता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दूध से जो मक्खन निकाला जाता है या क्रीम निकाला जाता है, असल में वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करने का क्या मतलब हुआ कि जब आप उसको घुमा रहे हैं तो केंद्र की ओर बल तो लग रहा है, लेकिन जो बल उसके विपरीत लग रहा है वो दूध से क्या कर रहा है? मक्खन या क्रीम को निकाल दे रहा है और हम क्रीम को अलग कर ले रहे हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आता है कि वृत्तीय सर्कुलर मोशन में दो प्रकार का बल कार्य कर रहा है। एक जो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है अभिकेंद्रीय, और केंद्र के विरुद्ध जो काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है, वो अपकेंद्रीय। तो अपकेंद्रीय बल से ही सारे चक्कर जो भी लगाते हैं वो तो हो ही रहा है। जो विपरीत बल लग रहा है, अब ये क्या कहते हैं, एक प्रकार से जब आप घुमाते हैं, क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन में, तो वहां भी यही काम करता है, विपरीत स्पर्शी रेखा पे निकल जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो साइंस है, हमें साइंस वो भौतिक केमिस्ट्री बीएससी वाला नहीं पढ़ना है। हमें जो साइंस पढ़ना है वो व्यवहारिक पढ़ना है। जिन सिद्धांतों को आप पढ़ रहे हैं उन सिद्धांतों का अप्लाइड प्रयोग क्या है। जिन सिद्धांतों को आप पढ़कर आए हो, चाहे हाई स्कूल में, चाहे इंटर में, चाहे बीएससी में, जो भी पढ़ के आप साइंस में आ रहे हो, उसका अप्लाइड फॉर्म क्या है, यही यानी व्यवहारिक विज्ञान आपको पढ़ना है। और उसी व्यवहारिक विज्ञान के अगल बगल रखने का मैं आपको कोशिश भी कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखा जाए। अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश, लाइट। लाइट एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और लाइट जनरली एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है। आपको लाइट के बारे में देखिए, प्रकाश वह बाह्य माध्यम है जिसके माध्यम से कोई नेत्रयुक्त व्यक्ति, नेत्रविहीन नहीं बोल रहा हूं, कोई नेत्रयुक्त व्यक्ति बाह्य वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है ना। प्रकाश वह बाह्य माध्यम है जिसके वजह कारण जो है कोई नेत्रयुक्त व्यक्ति किसी बाह्य वस्तु को देख पाता है। और अगर परावर्तन ना हो तो कोई वस्तु आप देख भी नहीं पाएंगे। तो किसी वस्तु से टकरा कर जब वापस किरणें आपके चक्षु तक यानी नेत्र तक पहुंचती हैं, वह वस्तु दिखाई देने का कारण है। तो निश्चित ही प्रकाश के कारण ही कोई वस्तु दिखाई देता है। यानी अंधेरे में आपको एहसास ही होता है, कोई चीज दिखाई नहीं देता है क्योंकि प्रकाश नहीं होता है। और यही प्रकाश, और आपको ये भी निश्चित आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश की गति का जो पहली बार खोज किया गया था वो रोमर ने किया था। प्रकाश की गति को सबसे पहले अगर किसी ने खोजा था तो वो रोमर ने किया था। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आता है कि प्रकाश की गति सबसे ज्यादा कहां होती है। तो प्रकाश की सबसे ज्यादा जो गति होती है वो वैक्यूम यानी निर्वात में होती है। निर माने नहीं, वात माने वायु, यानी जहां वायु ना हो, वायु के एक कण भी ना हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया के जितने भी संचारी माध्यम हैं, संचारी तरंग हैं या संचारी द्रव्य हैं या ऊर्जा है, एनर्जी है, उनको संचरण के लिए किसी मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन प्रकाश ही एक ऐसा
तरंग है या ऐसी ऊर्जा है जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि उसकी सबसे ज्यादा जो तेज गति है वो किस में होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में कुछ है ही नहीं, कोई कण ही नहीं, क्योंकि वो विकिरण के माध्यम से चलता है और विकिरण को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी विकिरण के माध्यम से जब ऊर्जा का संचरण होता है तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश की जो ऊर्जा, वो विकिरण के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, ठीक है ना। तो उसको संचरण के लिए, और वही सबसे तेज चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले इसको किसने खोजा था? रोमन ने, प्रकाश की गति को। अब आइए, प्रकाश के कुछ अपने नेचर हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उसके क्या क्या प्रकाश के गुण होते हैं उसको जरा देखा जाए। तो सबसे पहले परावर्तन, रिफ्लेक्शन। फिर क्या होता है? अपवर्तन। यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। प्रकाश से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से ये क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। हम लोग को यह भी लगता है कि हम लोग बचपन से इसको पढ़कर आए हैं तो कैसे गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़कर आना अलग की बात है और पढ़े हुए का कॉन्सेप्ट होना यह बिल्कुल अलग की बात है। इसलिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर देना। मैं अपनी पढ़ाई में बार बार आप लोगों को बताता हूं, कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत है। और आप इस तरफ भी ध्यान कभी मत दें कि बस थोड़ी सा पढ़ ले रहे हैं, काम चला जाएगा। ये सिद्धांत बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग, कुछ लोगों को देखकर आपको लगता है कि वो तो सफल हो गए ये पढ़कर 60। बहुत सारे टॉपर्स आकर बता देते कि मैंने इतना पढ़ा और टॉप कर गया। ये गलत एग्जाम्पल है। गिनती के दीप शिखाओं से पृथ्वी पर उजाला नहीं होता है। कुछ लोगों के सफल होने से सभी लोग सफल नहीं हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए वो रणनीति काम कर जाए, सबके लिए काम नहीं कर जाता है। आप कुछ लोगों को जान जाते हैं जो सफल हो गए हैं उन छोटी छोटी रणनीतियों को लगाकर, लेकिन बड़ी संख्या में जो असफल हो गए उनको तो आप नहीं देख पाए हैं। इसलिए कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाने का प्रयत्न करिए। सिविल सेवा में कोई शॉर्टकट नहीं। सिविल सेवा का जो कार्य है वही नहीं शॉर्टकट है, तो उसकी परीक्षा शॉर्टकट कैसे होगी? किसी के कहने मैंने देखा, तमाम सारे लेक्चर सुने हैं लोगों के, तमाम सारे लोगों के बातें सुने हैं, 60 60 60 60। अरे ये 60 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब छोटे छोटे परीक्षाओं में, सी और डी तक के परीक्षाओं में इतने कठिन परीक्षा हो रही है, तो IAS और PCS की बात ही अलग है। यहां कुछ भी 60 नहीं है, केवल परिश्रम 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 ही करना है। परिश्रम का विकल्प ही परिश्रम है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि परिश्रम का विकल्प है, बिल्कुल गलत बता रहा है। परिश्रम का विकल्प ही परिश्रम ही है और कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा संपूर्ण और समग्र तैयारी की बात करिए। कोई भी कोना आपका जो है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, और वो आप कर लेंगे। ऐसा नहीं, बहुत लड़के करते हैं। आप 2-4% को जान लेते हैं, लेकिन जो 80% इसी परिश्रम को कर कर यहां तक पहुंच रहा है उसको कोई जानता ही नहीं उनको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि गिनती के दीप शिखाओं से, यानी गिनती के दिए अगर जल जाते तो पूरे पृथ्वी पर उजाला नहीं होता है। कुछ सूत्र किसी पर काम कर गया छोटा मोटा, और उसी से कुछ बहुत सारे टॉपर्स भी आकर ये बता देते हैं कि इतना मैंने पढ़ा, बस करो 60। 2-4 किताबों का नाम बता दिया, टॉप करके। ये नहीं है, सही नहीं है ये। इससे बहुत सारे बच्चों की जिंदगी भी खराब हो चुकी है। कम से कम जो लॉन्ग कट पढ़ेगा, विस्तार से पढ़ेगा, जीवन में कुछ करने लायक तो रह जाएगा। नहीं रह जाएगा, नहीं हो पाएगा, किसी को पढ़ा देगा। जो शॉर्टकट पढ़ेगा वो पढ़ा भी नहीं पाएगा किसी को। वो तो ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। इसलिए हमेशा विस्तार को महत्व दीजिए, अपने काबिलियत, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, ठीक है। तैयारी का ये मायने हुए। तो परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस आने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन। ये परावर्तन हो गया। और परावर्तन से आप देखते हैं कि अगर कोई चीज लाल दिखाई दे रही है, कोई चीज अगर नीला दिखाई दे रहा है, तो जनरली वो परावर्तन के कारण है।
सभी रंगों को अवशोषित कर ले रही है, केवल लाल को अगर वो क्या कर रही है, लाल को अगर वापस भेज रही है, परावर्तित कर रही है, तो वो लाल दिख रहा है। सभी रंगों को अवशोषित कर रही है, केवल नीले रंग को अगर परावर्तित कर रही है तो वस्तु नीला दिखाई दे रहा है। वस्तुओं का दिखाई देना ही मुख्य रूप से परावर्तन के कारण है। तो सारे घटनाएं तो जनरली परावर्तन के कारण हो रही हैं। इसके बाद अपवर्तन, ठीक ना। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा हो तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ध्यान से सुनिए परिभाषा, आपके किताबों में, आपके जब हम लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ते तो टीचर बहुत कठिन ढंग से पढ़ाते, तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश का किसी तल से टकरा कर वापस चला जाना, ठीक है। प्रकाश का किसी तल से टकरा कर वापस जाना क्या कहलाता है? परावर्तन। लेकिन कुछ प्रकाश जो है माध्यम में प्रवेश कर जाता है, अंदर आ जाता है। हां, लेकिन जब पूरा प्रकाश वापस लौट जाए तो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो तभी होता है जब एक विशेष घटना होती है, क्रांतिक कोण पर जब वो पड़ता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस जाना परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, चाहे वो सघन से विरल हो या विरल से सघन हो, सघन माने मान लीजिए जल से वायु में आ रहा हो तो सघन से विरल या वायु से जल में जा रहा हो विरल से सघन, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन। जैसे मान लीजिए इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, ठीक है, तो उसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे जा रहा है, लेकिन चला कैसे गया? ऐसे। यहां से आया, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे चला गया, तो अपने मार्ग से इतना विचलित हो गया। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से जब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मार्ग से हट जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण जिस कोण पे ये पड़ रहा है, अपवर्तन कोण जिस कोण से वो बाहर निकल रहा है दूसरे माध्यम पे, इनका जब साइन आई बटे साइन आर बोलेंगे तो उसको नियतांक, जिसको बोलते हैं साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम, जिसको अपवर्तनांक भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो दूर तक बहुत नहीं दिख सकता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो बहुत दूर तक दिख सकता है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे लाल कलर का अपवर्तनांक कम होता है इसलिए वो बहुत दूर तक दिखाई देता है। बैगनी कलर का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आप अगर सिग्नल बोर्ड ज्यादातर क्या दिखाई देते? रेड ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका अपवर्तनांक बहुत कम है, इसलिए सिग्नल बोर्ड हमेशा, सिग्नल जो बने रहते हैं वो लाल ही दिखाई देते, क्योंकि दूर तक दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना, तारे आपको टिमटिमाते दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में तारे टिमटिमाते ही नहीं है। ये तो प्रकाश का अपवर्तन ही है, ठीक है ना। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण ही होता है। कैसे? जब तारों से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो मार्ग में हर जगह उनका अपवर्तन होता है। तो जब अपवर्तन होता है तो उनका मार्ग बदलता रहता है, कभी यहां हुआ, फिर यहां हुआ, यहां हुआ, ऐसे से बदलता जा रहा है उसका मार्ग। तो अपवर्तन के कारण उनका मार्ग बदलता जाता है, और जब वह रोशनी हमारे आंख पर पड़ती है, बदलती हुई रोशनी, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, यहां है, ठीक है, तो जैसे लगता है कि जुग 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 कर रहा है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि तारे टिमटिमाते ही नहीं है, तारे तो कंसंट्रेट है, एनर्जी उनकी है। लेकिन अपवर्तन के कारण चूंकि प्रकाश का मार्ग जिग-जैग हो जाता है और वो जिग-जैग के माध्यम से हमारे आंख पर पड़ता है, तो लगता है कि तारे क्या हो रहा है? टिमटिमाने। असल में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन या अपवर्तनांक के कारण ही होता है, ठीक है ना।
तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना वास्तव में एक प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है। ठीक है, आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन में मैंने बताया कि पूर्ण परावर्तन नहीं होता है, कुछ तो माध्यम में प्रवेश कर ही जाता है, कुछ बहुत सारे किरणें तो वापस लौट जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें जो हैं वो माध्यम प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन ऐसी अवस्था जब प्रकाश की किरण किसी तल पर पड़ के पूरी वापस लौट जाती है तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन निश्चित ही एक स्पेशल केस होता है, ठीक है ना। जब क्रांतिक कोण पर आपतन होता है तो वो एक निश्चित कोण पर किरणें पड़ती हैं और वापस लौट जाती हैं, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। चाहे वो हीरे का अत्यधिक चमकना हो, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चाहे वो मृग मरीचिका हो जो दिखाई देता है, चाहे वो बालुका स्तूप में दिखाई दे, चाहे एक वृक्ष बर्फीले स्थानों पे, तो जो मृग मरीचिका होता है, चाहे वो हीरा का अत्यधिक चमकदार होना, ये प्रश्न बहुत आपके एग्जाम में आता है। ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब नेक्स्ट है प्रकीर्णन। नेक्स्ट है प्रकीर्णन। प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल के धूल कणों से टकराकर इधर उधर प्रसारित हो जाती हैं, यानी जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूल कण से टकराकर इधर उधर प्रसारित हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कई सारे प्राकृतिक घटनाओं को जन्म देता है। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश तो नीला है नहीं, यानी ब्लैक है, तो नीला कैसे दिख रहा है? जब प्रकाश की किरणें आकाश से चलती हैं तो उनका प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के माध्यम से उनका जो कलेक्शन होता है पूरे रंगों का, वो भाई 7 रंग हैं तो 7 रंग वहां से चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में प्रकीर्णित हो रहा है, लेकिन वो प्रसारित हो जा रहा है। भाई धूल कण वायु कण से टकरा रहा है, प्रसारित हो जा रहा है। प्रसारित होने के बाद जो सामूहिक 7 रंगों का जो सामूहिक रंग बन रहा है वो नीला बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रकाश का वायुमंडल के कणों से प्रकीर्णित होकर प्रसारित हो जाना और उसका सामूहिक रंग क्या दिखाई देना? नीला दिखाई देना। और वही नीला हमारे नेत्र पर पड़ता है, इसलिए आकाश हमें क्या दिखाई देता है? अब वो सामूहिक कलर जिसका बनेगा उसी रंग का आकाश दिखेगा। तो चूंकि सामूहिक कलर किसका बनता है? नीला बनता है, इसीलिए प्रकाश हमें आकाश का रंग क्या दिखाई दे रहा है? नीला। इसीलिए एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अभी बताइए, अंतरिक्ष में जब आप चलेगा वहां तो सूर्य है नहीं, तो जब वहां प्रकाश नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का कोई निश्चित रंग दिखेगा ही नहीं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहां अनुपस्थित रहता है। क्लियर है? तो प्रकाश का आकाश का दिखाई देना वो क्या कहलाता है? वो मुख्य रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण होता है। अब गोलीय पृष्ठ है, दर्पण है जिससे जनरली परावर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद 2 गोलीय पृष्ठ का संयोजन जिससे अपवर्तन होता है उसको लेंस बोलते हैं। लेंस में 2 प्रकार का लेंस होता है, एक अभिसारी जो सारे किरणों को पड़े हुए एक जगह मोड़ता है उसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। जैसे उत्तल लेंस जो किरणों को फैला देता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। और इसी उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो दृष्टि दोषों में किया जाता है। मनुष्य के नेत्र में 2 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोषों में ही लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष नाम है लेकिन उल्टा होता है।
निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है निकट, लेकिन काम हो रहा है उसके उल्टा दूर वाला नहीं दिख रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु अगर आपको देखना है तो अवतल लेंस लगाना है, ठीक है ना, और अगर निकट की वस्तु देखना है तो उत्तल लेंस लगाना है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि जो रीडिंग ग्लास होता है वो कौन सा लेंस है, तो निकट का जो पढ़ने के लिए जो चश्मा लगाया जाता है निकट के लिए आप लगा रहे हैं ना, तो उत्तल लेंस का प्रयोग हो। दूर की वस्तु देखना है तो अवतल लेंस का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से दर्पण है जिससे परावर्तन जनरली होता है। तो दर्पण क्या करता है, दर्पण में भी अपसारी अभिसारी दोनों होते हैं। अब एक बार प्रश्न बार बार आता है कि कोई ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए कौन दर्पण लगाता है, तो जनरली उत्तल दर्पण लगाता है। एक प्रश्न और आता है कि जो दांत का डॉक्टर होता है वो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो प्रकाश एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत चलाया जाए तो कई घंटे तक लेक्चर प्रकाश पे चल सकता है। इतना चूंकि सीमित लेक्चर हमें देना है, मैं फौरी निगाह में आपका कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हालांकि जब विस्तार से अपने क्लासेस में हम लोग पढ़ाएंगे तो वहां बहुत विस्तार से पढ़ा जाए। कोई अभी आप निश्चित ही आपके कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर हो रहा होगा। नेक्स्ट है तरंग, विक्षोभ का आगे बढ़ना। देखिए विक्षोभ यहां आगे बढ़ रहा है तरंग में, लेकिन वास्तविक विक्षोभ आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो विक्षोभ का आगे बढ़ना जनरली तरंग गति कहलाता है, ठीक है ना। और यही विक्षोभ जो है वो कहीं ना कहीं तरंग का आगे बढ़ना ही ध्वनि भी होता है। ध्वनि की जो परिभाषा है वो जनरली क्या है, एक ऊर्जा है। ध्वनि एक ऊर्जा है जो पदार्थ के कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि जो एक ऊर्जा है, क्योंकि जनरली ध्वनि भी एक तरंग ही है। तो सबसे पहले विक्षोभ। अच्छा, विक्षोभ में वास्तविक रूपांतरण द्रव्य का नहीं होता है। ऐसा देख, जैसे आप विक्षोभ क्या है, जैसे आप किसी तालाब में कंकड़ फेंक दीजिए, पत्थर फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, असल में बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। तो विक्षोभ का आगे बढ़ना जनरली तरंग गति कहलाता है या तरंग कहलाता है। और तरंग का एक रूप क्या है, ध्वनि। ध्वनि तरंगे हैं। तो पदार्थों के कंपन के कारण उत्पन्न जो वो है ऊर्जा है वो क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। ध्वनि तरंगे जनरली वही होती हैं जो हमारे अनुभूति का माध्यम भी बनती हैं। ध्वनि में तरंगों में कई प्रकार की तरंगे होती है, जैसे श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जिनकी आवृत्ति होती है, जो एक मनुष्य सुन पाता है, वो श्रव्य तरंगे हैं। तो मनुष्य किस तरंग को सुन पाता है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है ना। तो ध्वनि ऊपर एक प्रकार का ऊर्जा है जो पदार्थों के कंपन के कारण उत्पन्न होता है। जनरली वो एक तरंग ही है। और ध्वनि के 3 रूप यहां हो गए, 3 हो गए, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। पराश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, जो हम सुन ही नहीं पाएंगे, बहुत तेजी से होता है। और एक बार प्रश्न बार बार आता है कि चमगादड़ कौन सी तरंगे पैदा, तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे पैदा करता है। लेकिन हम लोग जिस तरंग को सुनते हैं वो क्या है, वो श्रव्य तरंगे, ठीक है। जैसे आपने परावर्तन पढ़ा था कि प्रकाश का किसी तल से टकरा कर वापस आना परावर्तन है, उसी प्रकार प्रतिध्वनि भी यही क्रिया है। ध्वनि का किसी तल से टकरा कर वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि का किसी तल से टकरा कर वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है। और प्रतिध्वनि एक ऐसा गुण है जिसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, सोनार। देखिए ध्वनि का प्रयोग केवल एक जगह नहीं होता, कई जगह ध्वनि के गुणों का प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का। जैसे कि कोई चीज समुद्र के अंदर किसी चीज के बारे में जानना है तो सोनार के माध्यम से पता किया था। तो सोनार के माध्यम से तरंगे भेजी जाती हैं। तरंगे जब टकरा के आती तो उससे अंदाजा लगाया जाता कोई वस्तु कहां है।
तो प्रतिध्वनि के गुण के माध्यम से ही हम ये पता लगा पाते हैं कि समुद्र के अंदर कोई वस्तु कहाँ है। तो ध्वनि का किसी तरह से टकरा कर वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है, और इस प्रतिध्वनि जो गुण है उसका प्रयोग सोनार नामक यंत्र में किया जाता है। सोनार वह यंत्र है जो समुद्र के अंदर स्थित किसी वस्तु की स्थिति को पता लगाता है, लेकिन वो किस गुण से पता लगाता है? ध्वनि के प्रतिध्वनि नामक गुण से, जो क्योंकि ध्वनि का किसी तरह से टकरा कर वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है उष्मा, हीट। नेक्स्ट चैप्टर है हीट। हीट भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। और हीट यानी उष्मा, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो कम ताप से अधिक ताप की ओर क्या करती है? अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है। ताप जो है वो कलेक्शन ऑफ हीट है। ताप कोई ऊर्जा नहीं है, ताप तो ऊर्जा के अधिकता की परिचायक है। जहां ऊर्जा ज्यादा, उष्मा जहां उष्मा ज्यादा है वहां ताप ज्यादा होगा, जहां उष्मा कम है वहां, तो असल में तो एनर्जी कौन हुआ? उष्मा हुआ। तो उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो वस्तुओं के तापांतर के कारण कम ताप वाले वस्तु, अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। यानी उष्मा का संचरण कैसे होता है? अधिक ताप से कम ताप की ओर। लेकिन ताप कोई एनर्जी नहीं है। ताप तो मात्र इंडिकेशन है कि वहां उष्मा ज्यादा है या कम है। अगर उष्मा ज्यादा है तो ताप ज्यादा होगा। तो असली चीज क्या है? उष्मा। उष्मा एक ऊर्जा है जो अधिक ताप के वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। और उष्मा का संचरण 3 माध्यम से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। उष्मा का जो संचरण होता है वो 3 प्रकार से होता है: चालन, ध्यान से इसको सुनिएगा, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? चालन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कि कण अपने स्थान को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कणों के स्थानांतरण के बजाय ही उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे कण तक हो जाता है और पूरी वस्तु ही उष्मायुक्त हो जाती है। यानी कि बिना कणों के स्थानांतरण हुए जब उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाता है तो इसको बोलते हैं चालन। जैसे ठोस, किसी लोहे के एक तल को आप गर्म करिए तो लोहे का दूसरा तल भी क्या हो जाता है? दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बंधे हुए हैं, ठोसों में इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, तो वो तो स्थानांतरित होंगे नहीं एक स्थान दूसरे स्थान तक। तो एक गर्म हुआ, दूसरे को ऊर्जा दिया, दूसरा तीसरे को ऊर्जा दिया, तीसरा चौथे, इसी प्रकार पूरा छड़ क्या हो गया? गर्म हो गया। लेकिन कण अपने जगह स्थिर है। तो कणों के स्थानांतरण के बिना ही उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाए, इसको बोलते हैं चालन। यानी उष्मा का स्थानांतरण बिना कणों के अपने स्थान को बदले अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं चालन। दूसरा क्या हो गया? दूसरा संचरण का विधि क्या? उष्मा संचरण का पहला विधि चालन हो गया, जो जनरली ठोसों में होता है। अब द्रव और गैस में क्या होता है? संवहन। संवहन उष्मा संचरण की वह विधि है जो वायुमंडल भी संवहन से ही गर्म होता है। वायुमंडल किससे गर्म होता है? संवहन से ही गर्म होता है। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें एक कण ऊर्जा ले लेता है, वो स्थान छोड़ देता है, फिर दूसरा कण उसके जगह आ जाता है, वो ऊर्जा लेता है, वो स्थान छोड़कर उसके जगह नया कण आ जाता है। इसी प्रकार पूरा जो मैटर है वो गर्म हो जाता है। जैसे पानी को आप गर्म करते हैं तो एक कण गर्म होता है, ऊपर चला जाता है, नीचे आता है। ऐसे वायुमंडल गर्म होता है, हवा। तो उष्मा संचरण की वह विधि एक कण, जिसमें एक कण उष्मा लेकर अपना स्थान दूसरे कण के लिए छोड़ देता है, वो कण उष्मा लेकर दूसरे कण के लिए स्थान छोड़ देता है और पूरा पदार्थ इसी प्रकार से उष्मा युक्त हो जाता है। उष्मा संचरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। और संचरण उष्मा संवहन किसमें होता है? द्रव और गैस में। तो चालन हो गया, दूसरा संवहन हो गया, तीसरा है विकिरण।
उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्या कहलाता है? विकिरण। इसमें उष्मा संचरण के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती है। और उष्मा संचरण विकिरण के माध्यम से किसमें होता है? लाइट यानी प्रकाश में। मैंने बताया था ना, प्रकाश ऊर्जा संचरण या उष्मा संचरण की वह विधि है जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। और सारे ऊर्जा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना? तो ये हो गया उष्मा। इसी प्रकार चुंबकत्व को भी आप देख सकते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जब किसी लौह चीज को अपनी ओर आकर्षित करे तो चुंबकत्व का गुण कहलाता है। ठीक है ना? फिर विद्युत धारा, दो वस्तुओं को आप रगड़ेंगे तो एक पर जो आवेश आएगा वो, एक पर धनावेश आएगा, एक ऋणावेश आएगा। ठीक है ना? अगर किसी दो वस्तुओं को आप रगड़ें तो एक पर धन आवेश आएगा, एक पर ऋण आवेश आएगा। और इसी आवेश प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है? धारा। I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। यानी जनरली विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह ही है। आप दो चीजों को रगड़ रहे हैं, एक धन आवेश हो रहा है, एक ऋण आवेश हो रहा है, और यही आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है, इसी आवेश के प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा। जनरली इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा का एक माध्यम है। ठीक है? और विद्युत कहां से पैदा होता है? मैंने बताया कि टरबाइन से ही पैदा हो रहा है। ठीक है? बस टरबाइन चलाना है। अगर आप टरबाइन को, जनरली ताप विद्युत ही भारत में सबसे ज्यादा विद्युत क्या है? ताप विद्युत ही है। कोयले से आप ताप पैदा करते हैं, ताप से आप टरबाइन चला रहे हैं, ताप विद्युत पैदा हो रहा है। सब 70% से ऊपर तो ताप विद्युत है। इसके बाद टरबाइन को जब बांध से पानी रोक कर चला रहा है, जल विद्युत पैदा हो रहा है। ठीक है ना? विद्युत रासायनिक सेल क्या कहते हैं? जहां जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो उसको रासायनिक सेल बोलते हैं। दो प्रकार का सेल होता है, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। भाई विद्युत सेल क्या करता है? उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दो प्रकार का सेल होता है, एक प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल क्या है? जो एक बार यूज हुआ खत्म हो गया। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है जिसको बार बार आप यूज करते हैं। ठीक है ना? तो जनरली ये हो गया विद्युत, चाहे वो विद्युत सेल हो, चाहे वो विद्युत सेल में जनरली रासायनिक ऊर्जा क्रियाएं होती हैं और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से क्या पैदा होता है? रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विद्युत पैदा होता है। एक तो विद्युत का मैंने बताया कि भाई टरबाइन चलने से होता है, दूसरा सेल से विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। तो सेल में क्या होता है? रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो है वो एक बार यूज हुआ फेंक देना, जैसे टार्च में प्रयोग होता है, एक बार आप फेंक देते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल वह सेल है जिसको बार बार चार्ज करके आप बार बार प्रयोग करते हैं। तो जनरली भौतिक विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो गति का हो, चाहे वो लाइट का हो, चाहे वो हीट का हो, चाहे वो तरंग का हो, जहां तक मेरा कोशिश था कि आपको मैंने, देखिए एक बात तो हमेशा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और एक एक चीज को पढ़ाने में कई महीने तो केवल भौतिक विज्ञान में ही लग जाते हैं। ठीक है? लेकिन एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बनाने का हमने प्रयत्न किया है। ठीक है? कितना सफल हुए आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बहुत विस्तार से बताने का, चूंकि हम लोग इस लेक्चर को एक सीमित लेक्चर ही लेकर चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता है क्योंकि उतना देर लोग पसंद नहीं करते हैं। कोशिश यही था कि कम शब्दों में ज़्यादा आपको बताया जाए। कहाँ तक संभव हुआ। इसके बाद हम लोग जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान को देखा जाएगा। फिर जितने भी जीएस के विषय हैं संभव होगा सबको बताने का कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि क्रैश कोर्स को पूरा कराया जाए ताकि आप पूरे विश्वास के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।